दोस्तों एक बार हमने डिस्कशन किया था कि भारत आखिरकार क्यों अभी तक बॉम्बर्स इस्तेमाल नहीं करता, यानी बॉम्बर एयरक्राफ्ट आज तक भारत ने इस्तेमाल नहीं किया। किसी भी तरह का कोई टिपिकल स्ट्रैटेजिक बॉम्बर हो, आज तक भारतीय वायुसेना इससे दूर ही रही है। तो इसके पीछे कुछ कारण थे और वो मैंने आपको बताया था कि इनकी ज़रूरत भी भारत को नहीं है। और दूसरी बात कि आज ज़माना एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स का है। ऐसे ऐसे रडार सिस्टम्स आ चुके हैं जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तक को पकड़ लेते हैं। तो बॉम्बर एयरक्राफ्ट जो कि नॉन स्टेल्थ होगा और काफ़ी साइज में बड़ा होगा, जिस वजह से उसका रडार क्रॉस सेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा होगा, उसे पकड़ना और मार गिराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान जैसा टुच्चा देश भी उसे बड़ी आसानी से डिडक्ट और इंटरसेप्ट कर सकता है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अब अगर मान लीजिए कि हमने बॉम्बर इस्तेमाल किया और किसी युद्ध की परिस्थिति में उसे मार गिराया जाता है इन्हीं सब कारणों की वजह से, तो हमारा मोरल कितना डाउन हो जाएगा, हम तो युद्ध ही हार जाएंगे उसके बाद। और दूसरी बात यह कि हमारे दोनों ही दुश्मन आजू बाजू ही रहते हैं, बॉर्डर से 0 किलोमीटर उनकी दूरी है। तो कहने का मतलब हमें ज़्यादा रेंज वाले बॉम्बर्स चाहिए भी नहीं, जिनका कि मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा लगता हो, उसमें फ्यूल भी ज़्यादा लगता हो और उन्हें खरीदने या बनाने में कीमत भी बहुत ज़्यादा लगती हो। लेकिन परिस्थितियां काफ़ी विषम हो चुकी है। अगर बात की जाए हमारे इस समय के सबसे बड़े दुश्मन यानी चाइना की, तो उसके पास स्टेल्थ बॉम्बर मौजूद है जिसका नाम है H-20। अब ऐसी परिस्थिति में भारत को भी चाहिए, और वैसे भी भारत का जो ट्राइड सिस्टम है यानी तीनों ही माध्यमों से दुश्मनों के ऊपर न्यूक्लियर वर्षा करना, फिर जल थल और नभ तीनों ही आते हैं। तो इसके लिए हमारे पास इस समय अगर बात की जाए एयरक्राफ्ट्स की, तो जैगुआर हैं और इसी के साथ साथ मिराज है, जिनसे कि हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बरसा सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि जो जैगुआर है या फिर मिराज है, ये 2035 से पहले ही रिटायर हो जाने हैं। 2035 एकदम लास्ट स्टेज है जहां तक इन्हें पहुंचाना है। उससे पहले हम लोग इनकी प्रक्रिया शुरू कर देंगे रिटायरमेंट की, और पूरी तरह से रिटायर कर चुके होंगे। इसी के साथ साथ आपको याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है वो चाहती है कि उसे 2 स्क्वाड्रन स्पेशली उसी के इस्तेमाल के लिए, न्यूक्लियर वर्षा के लिए Su-30 MKI फाइटर जेट दे दिए जाए, यानी 36 की संख्या में, जिसे कि एक मिनी एयरफोर्स की तरह से वो इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई युद्ध की परिस्थिति में न्यूक्लियर बम वर्षा करनी हो तो इन्हीं सुखोई 30 MKI के माध्यम से वो बम वर्षा कर सकेंगे। लेकिन 2 कारण थे जिस वजह से उन्हें ये सुखोई 30 MKI नहीं दिए गए। पहला कारण कि हमारी वायुसेना के पास जो एयरक्राफ्ट्स की नंबर्स हैं वो काफ़ी कम है, तो पहले कम है, अगर उसमें से भी 36 निकाल कर दे दिए तो हम लोग और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। दूसरी बात कि सुखोई 30 MKI न्यूक्लियर बम वर्षक के तौर पर इस्तेमाल तो किया जा सकेगा, क्योंकि काफ़ी हेवी वेट का है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। काफ़ी लॉन्ग इंड्योरेंस देगा, काफ़ी लंबी रेंज देगा और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेलोड भी उठा सकेगा। लेकिन इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, नॉन स्टेल्थ है, तो ये रडार की पकड़ में बड़ी आसानी से आ जाएगा और ऐसी परिस्थिति में इसे शॉट डाउन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये 2 कारण थे कि स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड को ये नहीं दिए गए। लेकिन दोस्तों अब कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आप TADBF को थोड़ा ध्यान से देखिए। ध्यान से इन द सेंस, हम कल ही डिस्कशन कर रहे थे कि ये ऑलमोस्ट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ही होने वाला है, समझ गए। इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो काफी ज्यादा कम होने वाला है। बिल्कुल थोड़े से परिवर्तनों के बाद हम इसे पूरी तरह से स्टेल्थ भी बना सकते हैं। दूसरी बात, ये नेवल यूज के लिए बनाया जा रहा है, यानी इसका एंड्योरेंस भी काफी लंबा तगड़ा होगा, इसकी रेंज भी बहुत ज्यादा होगी, 25 टन की कैपेसिटी होगी इसकी पेलोड ले जाने की। कहने का मतलब काफी भारी भरकम साइज का ये एयरक्राफ्ट होने वाला है। और चूंकि नेवल यूज के लिए बनाया गया है, इसलिए ये कम से कम एल्टीट्यूड पर, ज़्यादा से ज़्यादा एल्टीट्यूड पर, कम से कम स्पीड पर, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड पर, सभी तरह की परिस्थितियों पर यह काम करने के लिए निपुण होगा। आप इसे किसी एक पेड़ के ऊपर भी मंडरा सकते हैं, इतना ज़्यादा कैपेबल होगा। तो ये हर लिहाज से आपके स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है, जो कि इस समय टेम्परेरी तौर पर जैगुआर और मिराज फाइटर करते हैं। और जो सुखोई 30 MKI स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड ने मांगे थे और कुछ कारणों की वजह से वो नहीं दिए गए थे, वो कारण भी यहाँ पर नहीं आएंगे सामने, क्योंकि ये स्टेल्थ टाइप का है, रडार क्रॉस सेक्शन कम है, दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को ये बड़ी आसानी से चकमा दे सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैनवर्स कैपेबिलिटी रखेंगे ये अपने अंदर। तो इन सब कारणों की वजह से ये Su-30 MKI की तुलना में ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा न्यूक्लियर बम वर्षक के तौर पर। ठीक है, इसे स्ट्रैटेजिक बॉम्बर नहीं कहा जा सकेगा, इतनी लंबी चौड़ी रेंज भी नहीं है 8000 किलोमीटर वाली, लेकिन फिर भी जितनी चाहिए उतनी तो ये आपको देगा। तो वैसे ये कोई ऑफिशियल प्लान नहीं है या किसी तरह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसको लेकर नहीं आया है, लेकिन एक बहुत ही भरोसेमंद प्राइवेट डिफेंस वेबसाइट द्वारा ये विश्लेषण करके दिखाया गया है कि देखिए हमारा जो TADBF है वो 2-in-1 रोल प्ले कर सकता है। और इसके साथ साथ एक और चीज मैं ऐड करूंगा अपनी तरफ से। देखिए कि TADBF को हम लोग काफी कम नंबर्स में मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो नेवल रिक्वायरमेंट है वो 100 से ज्यादा की नहीं है, 100 भी ज्यादा हो गए बराबर। तो जब हम लोग काफ़ी कम नंबर्स में इनका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो पर यूनिट इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी।
लेकिन अगर हम लोग मान लीजिए कि स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के लिए भी कम से कम 36 की संख्या में ही सही इनका निर्माण करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कुल मिलाकर और बढ़ जाएगी। जो हमारी प्रोडक्शन लाइनें कम से कम 2 सालों के लिए आइडल रहने से बच जाएगी, वहां पर काम लगातार चलते रहेगा। तो इस वजह से इसकी कीमतें भी कम हो जाएगी पर यूनिट, और ये इम्पैक्ट सभी के सभी यूनिट्स के ऊपर पड़ेगा। यानी नंबर 1 के टेडबीएफ जो आप बना रहे हैं उससे लेकर आखिरी के टेडबीएफ जब आप बनाएंगे वहां तक सभी यूनिट्स की कीमत कहीं ना कहीं गिरेगी जरूर, क्योंकि जितना ज्यादा मास प्रोडक्शन इसका होगा उतनी ज्यादा कीमतें इसकी कम होती जाएगी। वैसे यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि जो नॉन न्यूक्लियर बम वर्षक के तौर पर देखा जा रहा है उसके लिए तेजस मार्क 2 और एमका दोनों को बड़े तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला है। कहने का मतलब इन्हें ओमनी रोल और मल्टी रोल दोनों ही कैटेगरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर स्पेशली बात की जाए बम वर्षक के लिए तो टेडबीएफ बताया जा रहा है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। तो अब आप नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या ये तरकीब सही रहेगी, क्या ये हमारी बॉम्बर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकेगा या फिर नहीं। इसके लिए स्वतंत्र रूप से बॉम्बर तैयार करना चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।